जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 33। आज के लेक्चर में क्या स्टडी करने जा रहे हैं? रिस्क असेसमेंट का एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आज के कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले मुझे ये बताइए, होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, कितने क्वेश्चन थे उसमें? 3 थे। 3 कितने स्टूडेंट्स ने तीनों क्वेश्चन किए हैं रिटन फॉर्म में? रिटन फॉर्म में भाई ये कम तादाद है, इसका मतलब है लगभग आधे स्टूडेंट्स ने रिटन असाइनमेंट नहीं की। तो असाइनमेंट आपने हमेशा रिटन फॉर्म में करनी है, ये आपको पता है ना। पहला असूल क्या है ऑडिट में? केस स्टडीज के पे एक्सपर्टीज ग्रिप हासिल करने का पहला असूल असाइनमेंट रिटन फॉर्म में करनी है। दूसरा असूल असाइनमेंट का क्वेश्चन सोल्यूशन देखे बगैर करना है। जब क्वेश्चन करना है तो सोल्यूशन नहीं देखना, एक नजर भी नहीं देखना, हल्का सा भी नहीं देखना। सर पता चल जाए स्टार्ट कहाँ से करना है, ये भी नहीं देखना। स्टार्ट आप खुद सोचिए आप कि इस क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होना है। यही तो स्किल डेवलप करनी है कि क्वेश्चन पढ़ के आप खुद उसको अटेम्प्ट कर सके। और स्टार्ट में क्वेश्चन हरगिज नहीं देखना, और असाइनमेंट का क्वेश्चन करने के बाद लाजमी सॉल्यूशन देखना है, ताकि पता चले हमारा कितना क्वेश्चन ठीक है कितना गलत। स्टूडेंट क्या बड़ी गलतियां क्या करते हैं, फिर कहते हैं सर पता नहीं क्लासेस सारी ली थी, समझ नहीं आई। समझ भी सारी आगे थी, ठीक है, समझ नहीं आई कि हम पास क्यों नहीं हो सके। तो पहली रीजन क्या होती है, कॉमन रीजन में से असाइनमेंट रिटर्न फॉर्म में ना करना। दूसरी रीजन क्या होती है, असाइनमेंट करना लेकिन सॉल्यूशन पहले से देख लेना, धक्का स्टार्ट गाड़ी। अब एग्जाम में बैठ के धक्का लगता ही नहीं है, नहीं हो पाता। दूसरी प्रॉब्लम क्या, सॉल्यूशन देख के फिर असाइनमेंट करना। तीसरी प्रॉब्लम क्या, असाइनमेंट करना और बाद में सॉल्यूशन के साथ कंपेयर ही ना करना। मतलब सर ना पहले देखा सॉल्यूशन ना बाद में देखा सॉल्यूशन, अब ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। क्या करना है, हमेशा 3 असूल बनाए डेली। असाइनमेंट रिटन फॉर्म में करनी है, असाइनमेंट से पहले सॉल्यूशन नहीं देखना, असाइनमेंट के बाद सॉल्यूशन देखना, हर क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन देखें। 3 क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि 3 क्वेश्चन करने के बाद सॉल्यूशन देखें, नहीं, पहला क्वेश्चन करें फिर सॉल्यूशन देख लें, लर्निंग लेके हासिल करें कि क्या क्या आपने मिस किया। फिर दूसरा क्वेश्चन करें उसका फिर सॉल्यूशन देखें, फिर तीसरा क्वेश्चन उसका। भाई बात समझ आ रही है? हाँ जी, ये प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट बहुत कम है, ठीक है, जिस तरह पास होने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम है सीए में, है ना। तो उस तरह इस प्रैक्टिस को फॉलो करने वाले भी कम है। आगे आपकी मर्जी। लेकिन जब अगर ये प्रैक्टिस आप नहीं फॉलो करते और रिजल्ट आता है तो फिर आपने इस बात पे हैरान नहीं होना कि सारी क्लासेस ली हैं, कंसेप्ट सारे हमें आते हैं सर, जहां से मर्जी पूछ ले, जो मर्जी कंसेप्ट पूछ ले। क्योंकि एग्जामिनर जो है ना, इधर कौन सा वाइवा होना है या उसने कहना भाई प्रैक्टिकली करके दिखाओ। उसने किस चीज से जज करना है आपने पढ़ा कि नहीं, आपके लिखे हुए से। और जब लिखे हुए की प्रैक्टिस ही नहीं की तो फिर उधर एग्जाम में आप अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। चलिए क्वेश्चन असाइनमेंट में एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया, इसको डिस्कस करना है हमने। ये है हमारा क्वेश्चन 12, डेयरी प्रोडक्ट लिमिटेड। क्लियर जी? ऑटम 21 का ये क्वेश्चन इसलिए भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स भी है, रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स भी है, दोनों है। वरना बात का कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ वो रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट गिरवा लेता है, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स भी है तो सिर्फ फोकस करता है सिर्फ फिगर्स के ऊपर, रेशो दे दी सिर्फ, या इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दे दी, इसमें उसने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की फिगर भी दी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है। तो हमारी अप्रोच क्या, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं ताकि पता चले हमें कि वो क्या पूछ रहा है। मुझे लग रहा है जो पूछ रहा है वो हमने भी किया ही नहीं। कह रहा है रिक्वायर्ड यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, यूजिंग व्हाट, यूजिंग व्हाट, यूजिंग परसेंटेजेस एंड रेशियोज। लिख ले, एनालिटिकल प्रोसीजर इज इक्वल टू परसेंटेजेस एंड रेशियोज। इनकम स्टेटमेंट है तो परसेंटेजेस पिछले साल को इस साल के साथ कंपेयर करो, और अगर बैलेंस शीट है तो कुछ आइटम की रेशियो कैलकुलेट करते हैं, याद है? रेशियो कौन कौन सी है, कॉमन रेशियोज? हाँ जी, टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है, हाँ जी, यूजिंग परसेंटेजेस एंड रेशियोज, उनके जरिए से। रेशियो पढ़ी हुई आपने काउंटिंग में? ओके।
क्या क्या टाइप्स पढ़ाई आपको रेशोज की काउंटिंग में? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, शाबाश, और वर्किंग कैपिटल रेशो। वाह, बेहतरीन बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। चलिए, तो यहाँ पे हम यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या है, कह रहे हैं परसेंटेजेस और रेशियो के जरिए से। नहीं भी सीखी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करेंगे साथ साथ कैलकुलेशन, फोकस कीजिएगा। आइडेंटिफाई एनी फोर अनएक्सप्लेन्ड फ्लक्चुएशंस एंड इनकंसिस्टेंसी इन द अबव सिचुएशन। कह रहा है सिचुएशन में चार जो अनयूजुअल सिचुएशन है, अनयूजुअल चीजें हैं, वो बता दीजिए हमें क्या है अनयूजुअल। तो अनयूजुअल कौन सी चीज होती है? जो पिछले साल से डिफरेंट हो और उसकी कोई वैलिड रीजन ना हो। बगैर किसी रिवैलिड रीजन के जो चीज पिछले साल से डिफरेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अनयूजुअल है। तो अनयूजुअल चीजें आइडेंटिफाई करो। कितनी करनी है? 4। उसने इसको बोल्ड भी किया, इसका मतलब यह अहम लफ्ज है 4। अच्छा, अगर क्वेश्चन में 6 अनयूजुअल वेरिएशन हमें नजर आ जाए, हमने कितनी लिखनी है? 4 ही। लेकिन कौन सी वाली 4? चेरी पिकिंग करनी है। चेरी पिकिंग का मतलब क्या है? वो वाली 4 जो ज्यादा बड़ी हैं, ज्यादा क्लियर हैं, वो 4। एक आधी एक्स्ट्रा लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन बहरहाल 4 कहा है। अगर आप श्योर है कि 4 आपने ठीक किया तो 5 लिखने की जरूरत नहीं। अगर कभी 50-50 हो ना, तो पता नहीं है मैंने बात ठीक लिखी है कि नहीं लिखी, तो फिर 5 लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर होता है अगर क्वेश्चन के अंदर 6 रिस्क है, आपको उसने 4 आइडेंटिफाई करने को बोला है, तो आप कंफर्म हो गए ना कि कौन से वाले मेरे 4 बेहतरीन हैं, जो मेजर रिस्क हैं, जो मेरे बेस्ट रिस्क हैं, वो ही लिखें। 4 है तो 4 ही लिखे तो बेहतर है। अगर कभी 50-50 हो तो फिर इस तरह के क्वेश्चन में किसी एक चीज को तो एक आधा एक्स्ट्रा हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो इसमें आपको मार्जिन दे देता है। यानी वो फर्स्ट 4 की बजाय बेस्ट 4 आपके मार्क कर लेगा। लेकिन बेहतर ये क्या है कि अगर 4 पूछा है, डिसाइड कीजिए कौन से वाले 4। अगर 4 से ज्यादा है, अवल तो आई कैप का पेपर है तो मुश्किल ये है कि 4 रिस्क पूछा है तो 4 से ज्यादा, वो 4 ही होंगे, चौथा भी मुश्किल से ही मिलेगा। ठीक है, नहीं, लेकिन अगर कभी हो ज्यादा, एक आधा एक्स्ट्रा लिख सके तो लिखने में मसला कोई नहीं है, नेगेटिव चीज नहीं है। लेकिन कोशिश हमने करनी है, बजाय ये कि हम एक एक्स्ट्रा लिखें, हम वही लिखें वो 4 या 5 जो पूछे जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट है। हाँ, अगर 50-50 हो फिर एडिशनल लिख सकते हैं। बात समझ आ गई? यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 4 पूछे हैं, 4 ही लिखूंगा कंफर्म होके। अगर 4 से ज्यादा हुए तो मुझे क्या करना है? चेरी पिकिंग करनी है, यानी जो अहम वाले 4 हैं वो लिखने हैं, जो कम अहम वाले उसको छोड़ दूंगा। डन। फिर कह रहा है inconsistency in the above situation, state the key audit procedure which you would perform to address the issue identified by you। ये भी बताना है कि ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या है, कि मुझे ऑडिट प्रोसीजर भी बता, सिर्फ रिस्क नहीं, मेरे को ऑडिट प्रोसीजर भी बताओ। कैसे वेरीफाई करोगे इसको, कैसे एड्रेस करोगे इसको? ऑडिट प्रोसीजर, क्या ऑडिट प्रोसीजर हमने पढ़े हुए हैं? नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। अभी तो हम रिस्क असेसमेंट पढ़ रहे हैं। रिस्क असेसमेंट के बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, हमने अभी सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं पढ़े, वो बाद में आएंगे। अभी सिर्फ रिस्क असेसमेंट कर। लेकिन आपको इतना कंसेप्ट तो पता है ना क्या, कि जब कभी भी रिस्क अराइज होता है उसे एड्रेस करने के लिए हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, इतना तो पता। तो मैं अब आपसे ना आपकी जजमेंट भी टेस्ट करना चाहूंगा। आपसे एक एक प्रोसीजर पूछ लूंगा कि इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए एक प्रोसीजर क्या हो सकता है। जो भी आपके में उल्टा सीधा प्रोसीजर है आप बता सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, कोशिश कीजिएगा सीधा सीधा ही हो, लेकिन बताते हुए अगर उल्टा सीधा भी हो गया कोई प्रॉब्लम, सीखते हुए ना कोई प्रॉब्लम। चलिए, तो हमें पता चल गया 4 हमारे पास रिस्क। और अच्छा, अगर उसने 4 ना बोला होता फिर हम कितने रिस्क आइडेंटिफाई करते? हाँ, 10 डिवाइड बाई 2.5 करके देखें क्या है। 4 ही आता है, खुदा का खौफ कर। ठीक है, 4 ही आता है। ठीक है, और इसमें अमूमी तौर पे मार्किंग एलोकेशन कैसे होती है? 2.5 में 1 नंबर का रिस्क और 1.5 नंबर के 3 प्रोसीजर, यानी 0.5 मार्क फॉर ईच प्रोसीजर। किसी रिस्क में हो सकता है प्रोसीजर 3 नहीं 2 हो, तो उनमें फिर किसी एक आधे के 1 नंबर होगा, दूसरे का आधा होगा, या दोनों का शायद 0.75 होगा। किसी केस में बाजू का 4 प्रोसीजर भी हो जाते हैं, एक दुक्का केसेस में। लेकिन स्टैंडर्ड रूल क्या है? 3 प्रोसीजर।
स्टार्ट करें जी। सबसे पहले एग्जाम में जैसे ही मैंने पढ़ा कर यू आर द ऑडिट मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमें किस लफ्ज से पता चला था कि ये रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन है? अनएक्सप्लेन्ड फ्लक्चुएशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर से भी, लफ्ज एनालिटिकल प्रोसीजर से भी पता चला और अनएक्सप्लेन्ड फ्लक्चुएशन एंड इनकंसिस्टेंसी से भी ये रिस्क होते हैं। और एनालिटिकल प्रोसीजर से कैसे पता चला? क्योंकि रिस्क असेसमेंट की एग्जांपल में एनालिटिकल प्रोसीजर भी लिखा हुआ है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एग्जांपल पता है ना? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एग्जांपल इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और एनालिटिकल प्रोसीजर। ऑडिट मैनेजर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट या द क्लाइंट डेयरी प्राइवेट लिमिटेड हैज ईमेल्ड यू इट्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th जून अलोंग विद रिलेटेड नोट्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय डीपीएल इज समराइज्ड बिलो। इस क्वेश्चन में उसने कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा टेस्ट कर लिया, अमूमी तौर पे इतना ज्यादा टेस्ट करता नहीं है, ना इससे पहले कभी उसने किया है इतना ज्यादा कैलकुलेशन को टेस्ट, और ना ही इसके बाद उसने किया है। इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशंस को उसने बहुत ज्यादा टेस्ट किया है। बहरहाल चले हमें, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है कि हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है। बैलेंस शीट दी है, इनकम स्टेटमेंट दी है, ठक ठक साथ साथ वेरिफिकेशन करता रहूं, साथ साथ रिस्क असेसमेंट करता रहूं, क्या करूं? पहले इंफॉर्मेशन स्टडी करनी है, क्यों भला? हाँ जी, इसे लिंक करा। ड्यूरिंग द ईयर सेल प्राइस ऑफ डीपीएल प्रोडक्ट्स वर इंक्रीज बाय 20% टू ऑफसेट करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेल प्राइस 20% से बढ़ गई थी। किधर है? सेल्स के साथ लिख ले ब्रैकेट में 1, यहां पे लिख ले 1। On 30th June 2019, DPL had obtained a loan of 20 million, which is payable in 10 equal quarterly installments. Loan carries fixed markup. लोन वाली बात आ गई और मार्कअप वाली बात भी आ गई। कहां कहां करें? यह लॉन्ग टर्म लोन के साथ लिख ले 2, और इसके साथ फाइनेंस कॉस्ट को भी इफेक्ट कर रहा है ये। हाँ, उसने जिक्र किया, इसके साथ भी लिख ले 2। नेक्स्ट, डिक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिप्रेजेंट डिस्पोजल मेड ड्यूरिंग द ईयर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। किधर है जी? डिक्रीज, यहां पे लिख लीजिए 3। डिस्पोजल भी हुए। जब फिक्स ऐसे डिस्पोज किए जाते हैं कोई रिस्क होता है? क्या रिस्क होता है? हाँ, इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, क्योंकि डिस्पोजल में खासतौर पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन जो होती है उसमें गलती हो सकती है। ओके, ये भी हमने मार्क कर लिया। और फिर इसके बाद प्री पेमेंट रिप्रेजेंट एडवांस रेंटल पेमेंट। किधर है जी प्री पेमेंट? ऑब्टेन फर्स्ट, किधर है प्री पेमेंट? ये यहां 4 कर लीजिए। कर लिया पहला स्टेप, हमने लिंक कर दिया सारी इंफॉर्मेशन। अब हमें पता है कि हमने किसको एक्सप्लेन करते, रिस्क को एक्सप्लेन करते हुए नीचे कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है। डन, स्टेप 1 क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब मैं कैलकुलेशन कर इक्विटी एंड रिजर्व। इसमें हम नॉर्मली कैलकुलेशन रिस्क असेसमेंट करते हैं क्या? क्यों नहीं करते भला? क्योंकि ये फिगर्स इनमें जो चेंज आता है, अगर ड्यूरिंग ईयर नया शेयर इशू नहीं किया हुआ तो जो चेंज प्रॉफिट की वजह से होगा। और प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट या टोटल एसेट्स अलग से कोई एरिया नहीं होते, ये दूसरे एरियाज का नेट फिगर होती है, सम होते हैं। तो इनमें हमने टोटल की बेस पे रिस्क असेसमेंट नहीं करते। किस बेस पे रिस्क असेसमेंट करते हैं हम? टेकअप की बेस पे। शाबाश। जैसे सेल्स की रिस्क असेसमेंट लग कर ली, कॉस्ट ऑफ सेल्स की लग कर ली, क्या ग्रॉस प्रॉफिट की रिस्क असेसमेंट करने की जरूरत है? और भाई वो उनसे नेट होके बनी, उनसे तो मिलके बना है, उनकी रिस्क असेसमेंट करनी मतलब। हाँ, लेकिन अगर सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स ना दी गई हो तो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर दी गई हो सिर्फ, क्या उससे रिस्क असेसमेंट करेंगे हम? हाँ, फिर मजबूरन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें अलग अलग नहीं दी। इक्विटी एंड रिजर्व नहीं, रिस्क असेसमेंट इसमें होती है अमूमी तौर पे। ठीक है, सिर्फ एक दफा उसने एक दूसरा एसीसी का क्वेश्चन था, उसमें उसने रिस्क असेसमेंट कहा कि हमने ड्यूरिंग ईयर कुछ शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पे, तो उसमें था कि जी एलोकेशन में गलती हो सकती है, प्रीमियम कैलकुलेशन अलग और उसके बाहर। अमूमी तौर पर लॉन्ग टर्म लोन, क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया उसने? अगर इंफॉर्मेशन ना दी होती तो मैं समझता कि लॉन्ग टर्म लोन इस साल कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया। कंप्लीटनेस का रिस्क है। क्यों कंप्लीटनेस का रिस्क है? बहुत कम है। हाँ, अंडर स्टेटमेंट भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अंडर स्टेटमेंट ना जेनेरिक टर्म है।
आप कोशिश करें, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी, आप लोग जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ना जो जाकर, उसमें आप इजी वर्ड यूज करते हैं, अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए तो ठीक है, आसानी से समझ आ जाता है अंडर स्टेटमेंट का मतलब क्या, ओवर स्टेटमेंट का मतलब क्या है। लेकिन हम असर्शन लेवल पे रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, आपने असर्शन पढ़ी है, तो मुझे बताइए क्या अंडर स्टेटमेंट कोई असर्शन है? और अंडर स्टेटमेंट कोई असर्शन नहीं है बहन, किधर याद कर लिया आपने। हाँ, कंप्लीटनेस असर्शन है, ओवर स्टेटमेंट कोई असर्शन है नहीं, अकरेंस असर्शन है। तो ये वाले अल्फाज जो असर्शन वाले अल्फाज है ना, ये कोशिश करें ये यूज किया जाए। जैसे वो हमारे मुफ्ती हजरात ये कहते हैं, दुआ तो जिस मर्जी जुबान में मांग ले वो दुआ है, दुआ है, कबूल है। लेकिन जो अरबी में अगर दुआ मांगे तो चूंकि मकबूल अल्फाज होते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, वरना किसी भी जुबान में दुआ मांग ले कोई हर्ज नहीं है। उसी तरह कंसेप्ट बताने के लिए कोई सा भी वर्ड यूज कर ले, अंडर स्टेटमेंट यूज कर ले, वो भी एक्सेप्टेबल है, ना नहीं कर रहा। ओवर स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है, ना नहीं कर रहा। लेकिन बेहतर क्या भाई, वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो स्टैंडर्ड में इस्तेमाल हुए हैं। स्टैंडर्ड में कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुआ है? हाँ, ये टेक्निकल है, बुक की वर्डिंग को फॉलो करना लाजमी नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड होते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट के, वो फॉलो करने चाहिए। तो कोशिश करें आइंदा समझने समझाने के लिए अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट मैं भी बोल देता हूँ, आप भी बोल दिया करें, लेकिन जब लिखने लिखाने की बात आए ना तो फिर असर्शंस का वर्ड यूज करें, वो बेहतर है। लॉन्ग टर्म लोन, अब मैंने इसको लिंक करना है नीचे, ओके अभी चलते हैं लिंक करते हैं। कौन से वाला नंबर था ये? सेकंड वाला। 29 जून 2019, 30 जून कौन सी है? पिछले साल? ये कौन सा साल था? 21। अच्छा, 2 साल पुरानी बात है। कह रहा है 2 साल पहले लोन लिया था 20 मिलियन विच इज पेएबल इन 10 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। द लोन कैरीज फिक्स्ड मार्कअप रेट ऑफ 9%। अब लोन लिया था, अब ये अमाउंट्स मेंशन कर रहा है, अमूमी तौर पे इतना डिटेल में उसका रीपेमेंट शेड्यूल मेंशन नहीं करता, वो सिर्फ इतना कहता है लोन लिया था, डिफॉल्ट हो गया, इसकी एक कंडीशन वायलेट हो गई, हमसे खत्म कहानी। ये डिटेल में कि कब पेएबल है, कितना पेएबल है, ये अमूमी तौर पे मेंशन नहीं। इसको बोलते हैं रीपेमेंट शेड्यूल। लोन कब कितना पे करना है, इसको क्या बोलते हैं? रीपेमेंट शेड्यूल उसने बता दिया। क्या हमें एक दफा चेक कर लेना चाहिए कि जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसके मुताबिक अमाउंट बनती है कि नहीं है? जरा चेक करें फिर, मैं भी ज़बानी कलाम में देखता हूँ। लोन 20 मिलियन का है, पेएबल इन 10 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। क्वार्टरली का मतलब होता है 3-4 इंस्टॉलमेंट्स एक साल में, 3-3 महीने के बाद, 3-3 महीने के बाद 2 मिलियन पे करना है। तो उसका मतलब है 30 जून 2020 पे 8 मिलियन पे हो चुका होगा, और 21 पे 16 मिलियन, और बाकी कितना होगा? है कितना? यहां तो पेमेंट है रिकॉर्ड नहीं की, या लोन कंडीशन की वायलेशन कर दी है, क्वार्टरली पेमेंट नहीं की, डिफॉल्ट किया। पहले मुझे बताइए, आप ये 4 की कैलकुलेशन पे पहुंच गए? कैसे? ऑनलाइन वाला बच्चा कह रहा है सर मुझे समझ नहीं है, समझाएं जरा कैसे पहुंचे। देखें, 30 जून 2019 ईयर एंड पे लिया था हमने लोन 20 मिलियन का, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेएबल था क्वार्टरली। उसका मतलब है एक इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 20 डिवाइडेड एक इंस्टॉलमेंट। अब हर 3 महीने बाद इंस्टॉलमेंट पे होनी है। कितने क्वार्टर गुजरे? 2020 के 4 क्वार्टर गुजरे, 2021 के 4, यानी 8 क्वार्टर गुजर चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय 8। इसका मतलब है इतनी रीपेमेंट हो जानी चाहिए। टोटल लोन 20 का लिया, इतनी रीपेमेंट हो जानी चाहिए, तो रिमेनिंग कितना होना चाहिए? 4 मिलियन। है कितना? ऐसे अनयूजुअल है? अनयूजुअल नजर आया? शाबाश। तो क्या करें हम अब इसको? हाँ, अब रिस्क क्या हो सकता है? नंबर 1, पेमेंट जो है वो मिसक्लासिफाई हो गया किसी और जगह। और बड़ा रिस्क क्या नजर आ रहा है हमें? कंपनी ने पेमेंट की है, ब्रीच ऑफ लोन एग्रीमेंट किया। या तो ब्रीच ऑफ लोन एग्रीमेंट है या पेमेंट मिसक्लासिफाइड, मिसक्लासिफिकेशन। अब यही हमने उनसे इंक्वायर करना, भैया पेमेंट किया कि नहीं किया, तो किसी और अकाउंट में तो नहीं डाल दी। ज्यादा रिस्क यही है कि पेमेंट नहीं की होगी, चांस यही है। तो ब्रीच ऑफ लोन की वजह से फिर हमारा आगे फर्दर
लोन की मिस क्लासिफिकेशन का रिस्क भी आता है, और फिर इसका गोइंग कंसर्न का रिस्क भी राइज हो सकता है। अच्छा, इसके लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इसको वेरीफाई करने के लिए, लोन को वेरीफाई करने के लिए? कोई एक प्रोसीजर बता दें। बैंक से पेमेंट शेड्यूल कंफर्म करने के, करेक्ट। और एग्रीमेंट, शाबाश, ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है। लोन एग्रीमेंट इंस्पेक्ट कर लेंगे कि ये जो, अब आप कहेंगे सर बताया तो हुआ है, भाई ये हमें क्लाइंट ने बताया है, ये कंफर्म है कि नहीं कैसे पता चलेगा? लोन एग्रीमेंट से। बिल्कुल ठीक। तो ये रिस्क क्लियर हो गया आपका। भाई लोन में रिस्क है, समझ आया? कैसे समझ आया लोन में रिस्क है? क्योंकि एज पर प्लान अमाउंट नहीं आ रही। एज पर प्लान आउटस्टैंडिंग अमाउंट होनी चाहिए 4 मिलियन, एक्चुअली 6 मिलियन है। इसका मतलब है लास्ट क्वार्टर की पेमेंट नहीं हुई, वो तो हो गया डिफॉल्ट। डन। प्रोसीजर भी एक दो आपने बता दिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट का भी इसके साथ ही लिंक्ड है, तो वो भी साथ कर ले कि जब बारी आएगी तब करें? साथ ही कर ले। ओके, चलिए अब जरा बताइए इस शेड्यूल के मुताबिक इंटरेस्ट की अमाउंट क्या होनी चाहिए? इंटरेस्ट की अमाउंट क्या होनी? देखें, हर 2019 में हमारा साल शुरू होने से पहले कितनी किस्तें पे हो जानी चाहिए? 4। 8 मिलियन पे हो गया। इसका मतलब हमारे साल के स्टार्ट में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी होनी चाहिए? 12 मिलियन। शाबाश शाबाश शाबाश। 12 मिलियन समझ आ गई आपको? 12 मिलियन, सारे 12 मिलियन पे एग्री करते हैं? 12 मिलियन कितने पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग रहा? 3 माह, 3/12। और इंटरेस्ट रेट एनुअल कितना है? 9%। अच्छा, फिर उसके बाद ये कब चेंज हुआ? 3 मंथ बाद कितनी अमाउंट हो गई? ना, इन्हें कैसे हुए, किस्तें बोल गए, बस यही मार खा गए, यही आई कैप ने, इसीलिए रीपेमेंट छोड़ गया आप, गलती का। 12 किस्त कितनी थी? 3 महीने बाद 2 मिलियन है, 2 महीने बाद 3 मिलियन नहीं है। समझे इंफॉर्मेशन को? इंफॉर्मेशन क्या है? 3 महीने बाद 2 मिलियन पे, 3 महीने गुजर गए, 2 मिलियन पे हो गया। अब 3 महीने बाद 1 अप्रैल से कितना बैलेंस चलेगा? 10। वो कितने महीने चला? फिर अगली किस्त दी, अगला बैलेंस 8, वो कितने महीने चला? फिर 6 है, आएगा कि नहीं आएगा? ये 1 जुलाई का बैलेंस था, ये 1 अक्टूबर का, ये 1 जनवरी का, अब ये 1 अप्रैल का, क्या? 6। 3/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ये मुझे बताएं, शेड्यूल समझ आया? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी, मुझे पता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी पता है। ये चेक करें फिगर्स। फर्स्ट क्वार्टर में ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी, सेकंड क्वार्टर में ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी, कंफर्म हो जाए फिर मुझे ओके करना है। थर्ड में ये 4। भाई क्लियर? पक्का? चलिए फिर बताइए कितना इंटरेस्ट आता है, टोटल कैलकुलेट कर। भाई इसका कितना है? 0.27, 15, 18। ये 27 कैसा आ गया? ये 2 मिलियन के बाद इतना आधो का फर्क कैसे आ गया है? ये इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है। ये कौन सा है? कितना है? ये 2.27 ही है। और ये कितना है? 0.23। हाँ जी, मैं भी 2 मिलियन पे हुआ, आधा फर्क पड़ गया, या तो आधा पे होता तो फिर भी। ये है एनालिटिकल कि कैलकुलेशन के बगैर अंदाजा लगाना कि उधर कुछ गड़बड़ हो सकती है। रिस्क असेसमेंट। तीसरे का क्या है? 18, ठीक है। फोर्थ का 14। ओके, अब टोटल करके देखें और देखें कितना होना, ये है होना चाहिए जितना, देखिए उतना है कि नहीं, और कितना 0.82 है होना चाहिए, और कितना रिगार्ड कितना किया है? किधर किया हुआ है? 0.67 और हमारा 0.82। भैया ये अंडरस्टेटेड, सॉरी, ये एक्यूरेसी इनएक्यूरेट, एक्यूरेसी assertion is at risk,
फाइनेंस कॉस्ट इज नॉट एक्यूरेटली कैलकुलेटेड, ये रिस्क है, समझ रहे? एक्यूरेसी का रिस्क आ गया कि सही कैलकुलेशन, रेट गलत इस्तेमाल हो सकता है या पीरियड। कैलकुलेशन समझ आई? अमूमी तौर पे इतना लोन की रीपेमेंट की इंटरेस्ट की नहीं करवाता, लेकिन अगर करवा भी ले तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनयूजुअल चीज है। हमें कैसे पता चला एग्जाम में हमने कैलकुलेशन शो करवानी है कि नहीं? बड़ा सवाल ये है। मैंने करवाई, आपने कर ली, वो तो समझ नहीं, बड़ा सवाल क्या है? एग्जाम में कैसे पता चलेगा कैलकुलेशन करनी है कि नहीं करनी? उसका डिटेल में इंफॉर्मेशन बताना इस बात का सबूत है। सिंपल रूल याद रखिएगा, एक क्वेश्चन के अंदर हर इंफॉर्मेशन का कहीं ना कहीं यूज है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन की हर इंफॉर्मेशन का ये प्रिजम्पशन होगी। हालांकि इस प्रिजम्पशन को रेयर केस में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन आपने हमेशा इसी प्रिजम्पशन के साथ काम करना है। क्या? क्वेश्चन के अंदर हर इंफॉर्मेशन ने कहीं ना कहीं यूज होना है। रिबर्टेबल प्रिजम्पशन आपकी ये होगी, मतलब ऐसी assumption जिसको चैलेंज भी किया जा सकता है एक्सट्रीमली रेयर केस में, लेकिन आपने सेफ साइड खेलनी है, इसी assumption के साथ चलना है। तो जब उसने इंटरेस्ट रेट दे दिया, जब उसने टाइम पीरियड दे दिया, तो मुझे पता चल गया क्या, मेरे को कैलकुलेशन करनी है। क्लियर? दो रिस्क डिस्कस हो गए कि एक हुआ है ये? और दो हैं। लोन अलग एरिया है, इंटरेस्ट अलग एरिया है। एक इंफॉर्मेशन से दो रिस्क आ सकते हैं, तो ये दो रिस्क है भाई, है दो है, तीन भी आ सकते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन अमूमी तौर पे एग्जाम में नहीं आते। दो भी एग्जाम में कभी कभार ही आते हैं। लोन के केस में आता है, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री के केस में आते हैं दो रिस्क, डिक्रीज इन सेल्स के केस में आते हैं दो रिस्क। बैंक है, क्लोजर ऑफ फैक्ट्री और डिक्रीज इन सेल्स। चलिए दो रिस्क, आगे चलते हैं। ट्रेड एंड अदर पेबल की कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है, तो क्या इसको छोड़ दूं कि इसमें भी रिस्क हो सकता है? हाँ, रिस्क हर एरिया में हो सकता है, आपने चेक हर एरिया में करना है। हाँ, जिनमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उनको इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करके चेक करना है। बात समझे? कंसेप्ट ये नहीं है कि जिसकी इंफॉर्मेशन है वही रिस्क चेक करना है, बाकी चेक नहीं करने। नहीं, कंसेप्ट क्या है? हर एरिया में रिस्क को चेक करना है, जिनकी इंफॉर्मेशन है उसको इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करके चेक करना है। बात समझे? इसमें बताइए, मेरा ख्याल यह है ट्रेड पे जो ओवरस्टेटेड है कि रेशो निकाल के डायरेक्ट रिस्क असेसमेंट करेंगे ट्रेड पेबल्स की के रेशो निकाल के, डायरेक्ट रिस्क असेसमेंट करेंगे डेटर्स की के रेशो निकाल के, डायरेक्ट रिस्क असेसमेंट करेंगे इन्वेंट्री की के रेशो निकाल के, डेटर्स क्रेडिटर इन्वेंट्री की रिस्क असेसमेंट डायरेक्ट करेंगे या रेशो निकाल के? अच्छा, अगर रेशो निकालने के लिए जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसने वो दी ही ना हो, जैसे इनकम स्टेटमेंट दी ही नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट दी है, फिर क्या करें? फिर मजबूरन डायरेक्ट निकाल लें। ये तो जाहिर मजबूरन डायरेक्ट। जैसे सेल्स की रिस्क असेसमेंट अलग और कॉस्ट ऑफ सेल्स की अलग होगी कि इकट्ठी होगी? अलग अलग हो, लेकिन अगर उसने सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल अलग अलग दी ना हो, जीपी रेशो दी हो बस, तो फिर जीपी से फिर मजबूरन इकट्ठी करनी पड़ेगी, यानी सेल एक ही रेशो। तो उसी तरह डेटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, और ये चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है ट्रेड एंड क्रेडिट पेबल्स में ओवरस्टेटमेंट का रिस्क है। जैसे और अगर असेशन की लैंग्वेज में बात करें तो एग्जिस्टेंस का रिस्क है। ओवरस्टेटमेंट मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो असेशन का वर्ड नहीं है। लेकिन मैंने एग्जिस्टेंस का वर्ड क्यों बोला, अकरेंस का क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये बैलेंस शीट की असर्शन है, इनकम स्टेटमेंट की असर्शन के लिए वर्ड है अकरेंस। बैलेंस शीट के लिए क्या है? उसका अल्टरनेट एग्जिस्टेंस। कंप्लीटनेस सेम है, उधर भी कंप्लीटनेस इधर भी कंप्लीटनेस। करें रेशो कैलकुलेट। भाई मैंने कहा था कैलकुलेटर आप सबके साथ, जब कभी आइंदा क्वेश्चन रिस्क असेसमेंट का हो, कैलकुलेटर आपके सामने हो कि टेस्ट चेक करेंगे आपके ये टेस्ट के अंदर। अब ये स्किल मैंने खास तौर पे आपको कैलकुलेटर रिस्क असेसमेंट करते हुए कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की आदत नहीं है ना आपको। अब टेस्ट में यही चेक करूंगा मैं। टेस्ट दिया था, टेस्ट से आता है सवाल। इस वीक का टेस्ट दिया, ये इस वीक का टेस्ट दिया इस वीक का टेस्ट चेक होके वापस मिल गया? अभी नहीं मिला? मिल गया, ऐसे ना करें, टीम बैठी रही है कल।
चेक नहीं किया, तो ऐसे बोले ना चेक नहीं किया आपने, चेक अच्छा वो कह रहे चेक किया नहीं, मैं समझा चेक हुआ नहीं। इस हफ्ते का टेस्ट स्टूडेंट किया है, पास है नहीं पास, टेस्ट साथ साथ देते रहे और जो भी गलतियां उसमें आइडेंटिफाई होती हैं पॉइंट आउट करते रहे, हाईलाइट करते। रेशो कैलकुलेट करें कितनी है, क्या फार्मूला है, क्रेडिटर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। शाबाश, क्लियर। अब ये भाईजान परेशान है, अकाउंट में समझ गया, आपके जहन में पता है क्या आ रहा है, अकाउंटिंग में तो हम परचेजेस से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहला सवाल ये, और दूसरा सवाल एक और इनके जहन में आ रहा है, क्या सर काउंटिंग में तो एवरेज लेते हैं, इधर डायरेक्ट, भाई वो काउंटिंग है, उधर उधर आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही रेशियो कैलकुलेट करना है, यहाँ पे अल्टीमेट रेशियो कैलकुलेट करना, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रेशियो कैलकुलेट करना नहीं है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है रेशियो के जैसे रिस्क असेस करना। तो रेशियो को हम सिर्फ इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं, आपका एग्जैक्ट परफेक्ट रेशियो कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यही काउंटिंग का सवाल होता ना, तो आपके टीचर आपको बता रहे होते हैं भैया ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, तो इसमें इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग है, एडलेस करके इसमें से परचेजेस कैलकुलेट करो, परचेज से कैलकुलेशन करो, इस तरह की साइंस कोई लग रही होती है, ऐसी होता ना। नहीं करना, क्यों नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑडिट में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन नहीं है, रिस्क असेसमेंट। तो हमने सिर्फ रफ सी कैलकुलेशन करनी है, इंडिकेशन हमें मिल जाए कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बस। क्योंकि अगर आपकी फिगर 10.7 की बजाय 10.2 भी आ गई ना, तो फिर भी रिस्क असेसमेंट सेम होगी। पिछले साल 6 था, इस साल 10.72 आ गया है तो इंक्रीज ही, मैं समझ रहे हैं। तो मुझे बताइए क्या रेशियो कैलकुलेट किया है, क्या डेज, पिछले साल कितने डेज थी, पिछले साल 40, इसका मतलब पिछले साल 42 में पेमेंट हो डेज में पेमेंट हो रही थी, क्या है पिछले साल की रेशियो, क्या है कैलकुलेटर में दिखाया, किधर लिखा हुआ है 43, ओके। इस साल की कितनी है 34। अब देखिए यानी रेशियो टर्नओवर डेज कम हो रहे हैं, तो मुझे बताइए रेशियो को सामने रखते हुए कम हो रहे हैं क्रेडिटर, जितने होने चाहिए थे उससे कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं, बजाहिर दिखने में क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। ये साइंस समझ आई आपको। तो डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन करें तो गलत नतीजे पे पहुंचेंगे, इसीलिए हमेशा अगर जहां पे इंफॉर्मेशन दी हो तो हमेशा रेशियोस कैलकुलेट करेंगे। अब ये बात आपने लिखी नहीं है, भूल जाएंगे और फिर कहेंगे सर लेक्चर तो सारे लिए थे, कंसेप्ट भी सारे अच्छे हैं हमारे, हमसे पूछ लें कि टर्नओवर रेशियो जब डिक्रीज होगी तो क्या रिस्क है और उसके क्या प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि अगर बैलेंसेस दिए हो तो पहले रेशियो कैलकुलेट करनी है, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करना, वरना डायरेक्ट कंपैरिजन से बाज़ औक़ात गलत नतीजे, बाज़ औक़ात सही नतीजे पे भी पहुंचते हैं, बाज़ औक़ात गलत। तो हमेशा सेफर साइड क्या है, रेशियोज कैलकुलेट करके, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी, ये 3 रेशियो के बगैर ना करें। तीसरा रिस्क आ गया जी कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर, इसका एक प्रोसीजर बता दे मुझे सिर्फ कोई, क्रेडिट, हाँ कंप्लीट पेमेंट हुई है कि नहीं ये रेंट देख लेना, इनवाइसेस देख लेना, परचेज इनवाइस देख लेना, कंफर्मेशन आप बोल रहे हैं मैं नहीं लिखूंगा कंफर्मेशन, कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर के केस में मैं मेरी मर्जी मैंने लिख, लेकिन आप जो दूसरे प्रोसीजर बता रहे हैं उनको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सप्लायर कंफर्म का नहीं करना, मैंने नहीं करना, मेरी मर्जी, नहीं मैंने नहीं कंफर्मेशन लेटर, अच्छा आप कह रहे हैं कंफर्मेशन लेटर कंफर्म करना, हाँ ये अच्छा प्रोसीजर है। क्या सर पिछले साल के सप्लायर की लिस्ट और इस साल के सप्लायर की लिस्ट को कंपेयर कर लें, ये भी अच्छा, चलें ठीक है। अगर जेहन में आ जाए कि इनमें से एक आधा प्रोसीजर तो बहुत अच्छी बात, ना आए तो परेशानी वाली बात कोई नहीं। 3 रिस्क हो गए, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है। कौन सा रिस्क है, डिस्पोजल का। क्या रिस्क है कि गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल सही कैलकुलेट नहीं हो सकता। इसमें कोई आगे उसने डेप्रिसिएशन रेट वगैरह नहीं बताए हुए, वरना शायद हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी जैसे लोन वाली की है ना, इसकी भी कर रहे होते। ये भी रिस्क आ गया, 4 रिस्क हो गए पूरे। आगे मजीद आगे चलते हैं। 5वां प्री पेमेंट का कोई रिस्क है, इंफॉर्मेशन दी है उसने, क्या इंफॉर्मेशन दी है, नंबर कौन सा था, 4th, एडवांस obtained for 6 months on 16 जून at monthly rent of 2.5 लाख।
पेमेंट रिप्रेजेंट, सही है। 6 महीने एडवांस रेंट पे किया 6 महीने का, तो कितना है 1.5 है, 15 ही है, किधर है ये, तो 15 ठीक तो है। जो 15 दिन गुजरे उसका रेंट नहीं देना, इसमें ये भी रिस्क है क्या कि आपने जो एडवांस रेंट दिया है 16 तारीख को दिया है, तो 15 दिन का रेंट नहीं देना क्या, एक दिन का रेंट माफ नहीं करते ये, एक दिन का रेंट 10 तारीख एग्री हुई है ना, 10 तारीख से पहले याद करवाना शुरू कर देंगे, सर रेंट की ड्यू डेट आ रही है, चेक तैयार रखिएगा। तो क्या जो आधा महीना है, अब देखिए प्रॉब्लम समझ रहे हैं, 16 तारीख को 6 महीने का एडवांस रेंट दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 16 तारीख से 31 तारीख तक रेंट की एडजस्टमेंट नहीं की, समझे हैं कि नहीं है, पहले देखिए डेट को देख के समझे, होना चाहिए एडजस्टमेंट 16 से, वो देखिए बताया कितनी अमाउंट की एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी, हाँ 1250, ये 250 वाला कौन सा था, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं आपसे सही होती। अच्छा 1250 बोला, मैं 1 नहीं सुन सका, 25, ओके ओके ठीक है, सही है सही है, 1250 भाई, समझ आई है गलती, ये 5वां रिस्क हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। ट्रेड डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर, अच्छा बजाहिर दिखने में लग रहा है रिस्क है, क्या रिस्क है, डेटर्स बढ़ रहे हैं, कलेक्शन नहीं हो रही, वैल्यूएशन ऑफ डेटर का रिस्क है, बजाहिर लग रहा है, लेकिन हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, देखिए रेशियो से, पिछले साल में कितने टर्नओवर रेशियो डेज में थी 40, पिछले साल 40 थी, इस साल कितनी है 30, ये तो लगभग उतना ही है, तो फिर इसका मतलब है इसकी वजह से रिस्क नहीं है, बड़ा रिस्क नहीं है, तो फर्क थोड़ा सा है, एक आधे दिन का फर्क, क्या फर्क होता है। तो देखिए बजाहिर दिखने में लग रहा है, ये है डायरेक्ट रिस्क असेसमेंट करने का और रेशियो के जरिए से करने में फर्क, डायरेक्ट आपको गलत नतीजे पे पहुंचा देता है, कई दफा ठीक भी होता है, मतलब ये नहीं है, लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड बेहतर है। और ये रेशियो कैलकुलेट करने में मेरा नहीं ख्याल 1 साल की कैलकुलेशन में 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लगता हो, ऐसा ही है। इन्वेंट्री तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, ट्रेड एग्रीड, इन्वेंट्री में हाँ ऑब्सोल्यूट रिस्क है, कैसे पता चला ऑब्सोल्यूट होने का रिस्क है, वैल्यूएशन, हाँ बहुत ज्यादा अमाउंट, कितनी अमाउंट इंक्रीज हो गई है, हाँ शाबाश, डेज किए बगैर नहीं, अभी सिखा रहा हूं, वही गलती कर रहा है, जरा चेक करें, लास्ट ईयर में इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो डेज में कितनी थी 46, इस साल कितनी है 57। हाँ अब करें, अब ठीक है 57 डेज में पता चल गया, इन्वेंटरी पिछले साल 46 डेज में सेल होती थी, इस साल 57 में होती है सेल, ठीक है, डिसीजन ठीक, लेकिन बेसिस ऑफ डिसीजन गलत थी, ठीक है, शाबाश। चलिए आगे, अब ये वैल्यूएशन ऑफ डेटर का रिस्क आ गया, कौन सा रिस्क आ गया, कैसे वैल्यूएशन डेटर का, इन्वेंटरी टर्न रेशियो डेज में ज्यादा है, इसमें भी रिस्क आ गया, कितने रिस्क हो गए हमारे 6 हो गए, ओके आगे चलते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस, ये लिक्विडिटी रिस्क आ गया, कैसे पता चला लिक्विडिटी रिस्क है, कैश बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जो लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं ना उन्हें हम इकट्ठा किया करते हैं, तो इसको अगर कोई आगे चल के और लिक्विडिटी इशू आया ना उसके साथ इकट्ठा करके एक ही दफा बताऊंगा सबको, लेकिन इससे भी पता चल रहा है हमें लिक्विडिटी रिस्क है, लिक्विडिटी, शाबाश, कैश कम हो रहा है, क्रेडिटर्स को जल्दी पेमेंट कर दी होगी, इतना अच्छा गुमान, इतना अच्छा गुमान, शाबाश शाबाश, हर मुसलमान को ऐसे ही होना चाहिए, सच में ऐसा ही होना चाहिए, हमेशा अच्छा गुमान रखे, अच्छा अच्छा सोचे, लेकिन ये जो हमारा प्रोफेशन है ना ये हल्की सी एक्सेप्शन है, हर प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। पुलिस वाला ये सोचना शुरू कर दे इलाके के सारे लोग नेक हैं, ये काम चलेगा नहीं चलेगा, कोई तो है,
तो फिर किस माइंडसेट के साथ हमने चलना होता है? स्केप्टिस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इसी चीज का नाम है। तो आइंदा भैया ऑडिट की क्लास में कभी अच्छा नहीं सोचना, हमेशा यही सोचना नेगेटिव हो सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सेल्स में रिस्क है कोई? भैया सेल्स में रिस्क है? नीचे इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करें। 20%, तो ठीक है, उसने इंक्रीज की रीजन बता दिया तो ठीक है, कोई रिस्क नहीं है। हाँ चेक करेंगे, जितनी रीजन बताई है उतनी ही बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? 20% बोला है ना, 73 को 1.2 से मल्टीप्लाई करें, 1.2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आती है सेल? 87 की जस्टिफिकेशन तो दे दी तूने, और भैया ये तो 110 है, बाकी सेल किस वजह से? क्या उसकी रीजन बताई है कि इस दफा कोई सुपर प्रोडक्ट लॉन्च की थी, कोई नई मार्केट को एक्सप्लोर किया, अनटैप्ड मार्केट उधर सेल करना, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, किसी की रीजन बताई है? तो फिर क्या रिस्क है? अकरेंस ऑफ सेल्स का रिस्क। कितने हो गए? 7 हो गए, शाबाश। कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिवाइड करके देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिवाइड करें सेल्स के साथ, कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेल के साथ मूव होना चाहिए ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स की रिस्क असेसमेंट डायरेक्ट होगी कि सेल से डिवाइड करके होगी? देखिए पिछले साल सेल्स के कॉस्ट ऑफ सेल सेल कितने परसेंट थी? 75। इस साल कितने परसेंट है? इस साल भी 75 है, लगभग उतना ही है, लगभग उतनी ही परसेंटेज है कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो पिछले साल थी, ऐसा ही है। तो उसका मतलब क्या है इसमें? कि कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। हालांकि अब जाहिर दिखने में लगता है कॉस्ट ऑफ सेल्स इस साल ज्यादा हो गई है, ओवर स्टेटमेंट डायरेक्ट है, लेकिन हमें पता है इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे से लिंक करती है उसे लिंक करके रिस्क असेसमेंट करना है, डायरेक्ट नहीं करना। जो स्टूडेंट फाइनेंस कॉस्ट को डायरेक्ट पिछले साल के साथ कंपेयर करेगा लोन के साथ लिंक किए बगैर, वो ना ऑडिटर अच्छा है ना अकाउंटेंट अच्छा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन, लिख ले ये असूल, लिख ले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे एरिया से लिंक करती है तो कसम है लिंक करके रिस्क असेसमेंट करनी है, उसके बगैर नहीं करनी, अगर इंफॉर्मेशन दी हो तो। फिर से सुन लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एरिया किसी दूसरे से एरिया से लिंक करता है उसकी रिस्क असेसमेंट लिंक करने के बाद करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एरिया किसी दूसरे एरिया से लिंक करता है उसकी रिस्क असेसमेंट लिंक करने के बाद, जैसे डेटर सेल से रिलेट करते हैं, सेल से रिलेट करने के लिंक करने के बाद रिस्क असेसमेंट करनी है, डायरेक्ट नहीं करनी। क्रेडिटर परचेज से लिंक करते हैं, परचेज कॉस्ट ऑफ सेल से लिंक करने के बाद रिस्क असेसमेंट करनी है, डायरेक्ट नहीं करनी। इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ सेल से लिंक करती है, डायरेक्ट नहीं करनी, कॉस्ट ऑफ सेल से परचेज से लिंक करने के बाद करनी है। इंटरेस्ट लोन से लिंक करता है, इंटरेस्ट की रिस्क असेसमेंट लोन से लिंक करने के बाद करनी है, उसके बगैर नहीं करनी। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट से लिंक करती है, रिस्क असेसमेंट फिक्स एसेट से लिंक करने के बाद करनी है, डायरेक्ट नहीं करनी। कुछ कुछ समझ आई बात? एडमिन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस बताइए, रिस्क है, बढ़ रहे हैं, लेकिन इतने को बढ़ते ही हैं, 15-20% तो बढ़ते ही हैं हर साल। इन्फ्लेशन रेट तो इतना होता ही है ना खासतौर पे पाकिस्तान का, 10% तो कहीं नहीं गया, 10% इन्फ्लेशन रेट तो पक्का है ना, तो ये लगभग इतना ही है मेरे ख्याल। एडमिन एंड मार्केटिंग एक्सपेंस में कोई रिस्क नहीं है। फाइनेंस कास्ट का हम बता चुके हैं, नेट प्रॉफिट नेट फिगर है 2-3 लोग, इसमें डायरेक्ट रिस्क असेसमेंट की जरूरत नहीं। टैक्सेशन, हाँ टैक्स में रिस्क होना चाहिए कि नहीं, ये सवाल है। कैलकुलेशन तो ठीक है, 30% लगाएंगे तो वही बनेगी। टैक्स की कैलकुलेशन एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, बहरहाल इस तरफ हम नहीं जाते, आप ना ही लिखे तो बेहतर है। लेकिन अगर डेफर टैक्स होता ना तो फिर हम कहते कि डेफर टैक्स में रिस्क है। करंट टैक्स में कोई नहीं, वो डायरेक्ट 30% अप्लाई करके आ जाता है प्रैक्टिकली, लेकिन याद रखें करंट टैक्स की कैलकुलेशन में रिस्क होता है, प्रैक्टिकली कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी आसान नहीं होती था। उसमें वो डिडक्टेबल और जो दूसरे होते हैं नॉट डिडक्टेबल, उसको एडलेस करना होता है। वो हमारी फर्म में जो टैक्स की कैलकुलेशन था उम्मीद तौर पे जो टैक्स के डिपार्टमेंट वाले थे ना, इतनी कॉम्प्लेक्स होती थी, एक्सपर्ट इंगेज करते थे, एक्सपर्ट फर्म के अंदर वाला ही होता था,
यानी फर्म के अंदर ही टैक्स डिपार्टमेंट जो दूसरा होता है ना, उसमें से कुछ लोगों को एंगेज करके हम वो फिर हमें हमारे साथ 1-2 दिन लगाते थे, बस 1-2 दिन के लिए आते थे वो टैक्स की कैलकुलेशन। जब फिगर सारी फाइनल हो जाती थी ना प्रॉफिट रेवेन्यू एक्सपेंस, तब वो आते थे। 1-2 दिन में आए, कैलकुलेशन सारी चेक करके चले गए। ठीक है, क्योंकि हमारी टैक्स थोड़ा मैं वो जाहिर है ठीक होता था, कैलकुलेट हम भी कर सकते थे, लेकिन वो चूंकि एक्सपर्ट होते थे और विद इन फर्म आसानी से अवेलेबल है तो हम उनको एंगेज कर लेते। बहरहाल तो इसमें हम कोई रिस्क डिस्कस नहीं करें। तो टोटल कितने रिस्क हो गए? 7 हो गए। कितने लिखने हैं? चेरी पिकिंग करनी है आपने। कौन से 7 में से कौन से 4 सिलेक्शन? अब इसमें मैं आपको मशवरा, आपकी मर्जी है, मेरा मशवरा है वो 4 जिनके बारे में आप श्योर हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, वो लिखे। या वो अगर प्रोसीजर लिखे, प्रोसीजर भी रिक्वायरमेंट में है, तो वो वाले 4 जिनके प्रोसीजर पक्के हैं, जो रिस्क पक्का है वो वाले 4 लिखें, या जिनके प्रोसीजर पक्के हैं वो वाले 4 सेलेक्ट करें। रैंडमली सिलेक्शन ना करें। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, इन क्वेश्चन के बाद अब आपको थोड़ा फील होना शुरू हुआ कि रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई समझ आ रही है, और कुछ ना कुछ रिस्क सामने आ जाते हैं। आवाज नहीं आ रही आप? चले, अगर मैं आपसे कहूं कि 100% अगर स्केल हो 0% से 100%, तो क्या आप 60 to 70, कितने स्टूडेंट है जो क्वेश्चन पढ़ के 60 to 70% रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं? चले, लगभग सारे स्टूडेंट्स हैं, सिवाय ये 2-3 लाइंस हैं, इनमें कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो 60 नहीं समझ है। रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 60 to 70% रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये अभी मजीद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी आप कंफर्टेबल नहीं हुए, थोड़ा सा सोचना पड़ता होगा, तो मजीद प्रैक्टिस करेंगे 3 से 4 दिन की। 3 से 4 दिन के बाद इंशाल्लाह, अगर 3 से 4 दिन अगले हर रोज रिस्क के 1 या 2 क्वेश्चन रिटर्न अटेम्प्ट करते रहना, 3 से 4 दिन के बाद जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आप रिस्क असेसमेंट के एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन 3 से 4 दिन क्या करना है, हर रोज 1 या 2 क्वेश्चन रिस्क असेसमेंट करते हैं। चलिए, अब ये रिस्क असेसमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन खत्म। 2 टॉपिक रह गए, एक आज करवाना है इसका और एक कल। आज करवाना है रिस्क असेसमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और आने वाले कल में करवाना है बिजनेस रिस्क वाला। ठीक है, बिजनेस रिस्क वाला कोई थोड़ा सा बस एंगल सोचने का डिफरेंट होता है, इतना मुश्किल नहीं है। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्या हमारे ऑडिट क्लाइंट, बेसिक क्वेश्चन जहां से ये टॉपिक शुरू हुआ है, हमारे ऑडिट क्लाइंट्स जिनका हमने ऑडिट करना है, क्या सिर्फ वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी, लिस्टेड कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी, प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज ही होंगी, कि कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं? और मुझे याद है हमारे अकाउंटिंग में कोई एक टॉपिक हुआ करता था जिसमें खास तौर पे हमें बताता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की काउंटिंग कैसे करनी है। जैसे हॉस्पिटल्स, जैसे स्कूल, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं, आई कैप, हाँ जी बिल्कुल, हाँ, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, शाबाश, ठीक है, क्लब्स वगैरह, सोसाइटी, चैरिटीज, ऑर्गेनाइजेशन, इनका अकाउंटिंग है। अभी भी टॉपिक रिड्यूस हो गया, वो रिड्यूस होता रहता है, बढ़ता रहता है, इधर से R1 से जंप लगा के R2 में चला जाता है, R2 से जंप लगा के, ये चलता रहता है, ये नॉर्मल है भाई, काउंटिंग में है। चले, हो गया है टॉपिक। तो ऑडिट में भी अगर हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट करना पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या हमें कहना हमने नहीं सीखा, हम ये कह दें? नहीं, करना चाहिए, सीखना चाहिए। आज हम ये सीखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कैसे। अच्छा बताइए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की काउंटिंग वैसी ही होती है जैसे नॉर्मल कंपनी की काउंटिंग होती है, कि कुछ सेम है तो कुछ डिफरेंट भी है? सेम सेम बट डिफरेंट, ऐसे है ना, सेम सेम बट डिफरेंट। तो उसी तरह हमारा जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने का तरीका कार है ना, ये भी क्या है भला, सेम सेम बट डिफरेंट। भाई कुछ चीजें सेम है, कुछ डिफरेंट है। ठीक है, ब्रॉड कैटेगरी सेम है। क्या नॉर्मल ऑडिट में भी एंगेजमेंट लेटर साइन होता है, इधर भी होगा। नॉर्मल ऑडिट में प्लानिंग होती है, इधर भी होगी। नॉर्मल ऑडिट में रिस्क असेसमेंट होती है, इधर भी होगी। नॉर्मल ऑडिट में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हासिल किया जाता है, इधर भी किया जाएगा। नॉर्मल ऑडिट में हम रिपोर्ट देते हैं, यहाँ पे भी रिपोर्ट देंगे। फर्क थोड़ा डिटेल का है।
नॉर्मल ऑडिट में रिस्क कुछ और होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। नॉर्मल ऑडिट में सिस्टम जो है इंटरनल कंट्रोल का वो कुछ डिफरेंट है। उधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लोग पैसे लगाने को तैयार होते हैं क्योंकि पैसा आ भी रहा है। इधर तो पैसे बचत करना मकसद होता है ना, ताकि फलाह बहबूद के काम पे ज़्यादा से ज़्यादा लग सके। तो इधर इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाता, तो इंटरनल कंट्रोल हो सकता है थोड़े से वीक हो। प्रॉपर काउंटिंग सिस्टम या प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम ना कर रहा हो, तो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन हासिल करने में थोड़ी मुश्किल हो, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल कुछ चीजें सेम है, कुछ चीजें। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे, क्या एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का ऑडिट करना है तो कैसे कर सकते हैं। ये तो वन वर्ड आंसर क्या है इसका, अप्रोच इसकी क्या है नॉर्मल ऑडिट से, सेम बट कुछ चीजें सेम है, कुछ चीजें डिफरेंट है। आइए जरा आप स्टडी करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है मैं आपको सिखाता हूं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का की डेफिनेशन क्या है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, जिसका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो क्या मकसद है, फलाह बहबूद, अवाम की फलाह बहबूद। अच्छा जरा मुझे बताइए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कंपनी आ सकती हैं। एक आपने बोला, सबसे पहले तो फेवरेट बोला आपने आई कैप, इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल, चैरिटी। बिल्कुल, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल अगर देखें ना, आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि अवाम से चंदा लेती है, और दूसरा वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अवाम से चंदा नहीं लेती। जो अवाम से चंदा लेती है, चंदे पे चलती है, तो चे फॉर चंदा, चे फॉर चैरिटी, उसे बोलते हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, ये क्या है, अवाम की चैरिटी है, अवाम के चंदे पे चलता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। लेकिन आई कैप ये है, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये अवाम से चंदा लेता है? वो चंदा नहीं होता, वो सब्सक्रिप्शन होती है, स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन होती है ज्यादातर, और मेंबर सब्सक्रिप्शन फीस भी होती है। ठीक है, तो वो अवाम से चैरिटी नहीं ले, तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है, चैरिटी नहीं। अच्छा मैं आपको बता दूं डिफरेंशिएट क्यों करूं, क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी बेस्ड होती है ना, उनमें गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का रिस्क मौजूद होता है। गैस करें कैसे? कोई देर ना दे उसकी मर्जी। पिछले साल डोनेशन थी, अगले साल कंफर्म नहीं है, उम्मीद है, कंफर्म नहीं है कि अगले साल भी डोनेशन आएगी या उतनी ही आएगी कि नहीं आएगी। खास तौर पे जब मुल्क के हालात बदल रहे हों, जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हों, बताइए इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होती हैं जब, तो बताइए लोग डोनेशन ज्यादा कर देना कम। तो इसीलिए अब पिछले साल तो नहीं पता था अगले साल जंग लगेगी, पेट्रोल की प्राइसेस एकदम बढ़ जाएगी। अब इस साल आप बताइए ओवरऑल पूरे एनुअल अगर जब हिसाब लगाया जाएगा पाकिस्तानियों ने कितनी डोनेशन दी, वो पिछले साल की निस्बत ज्यादा होगी कि कम? बहुत सी एनजीओ को डोनेशन होती नहीं मिलेगी। ये होता है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम। लेकिन जिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम चलाया होता है वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनमें फिर वो एडिशनल रिस्क नहीं होता। कौन से वाला एडिशनल रिस्क नहीं होता? गोइंग कंसर्न। तो एग्जाम्पल से क्या समझ में आती है बात? पहली सबसे अहम बात नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कि कुछ एनजीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैरिटीज हैं, और कुछ कौन सी है, नॉन चैरिटी, जैसे क्लब्स है, सोसाइटीज है, गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। क्लब से मुराद वो क्लब नहीं है वो जो मूवी वगैरह में आप देखते होंगे, वो नहीं, वो प्रॉफिट हो गए। दूसरे खेलों के स्पोर्ट्स क्लब, हॉकी क्लब, ठीक है, इस तरह के, वो उमूमी तौर पे किसी स्पोर्ट्स को, ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है ना वो इधर गलत साइड पे ना जाइए, अच्छे होते हैं ये, लोकल लेवल पे भी बनाए होते हैं कुछ लोग। अच्छा आगे चलते हैं। ऑडिट अप्रोच क्या होगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? पहली बात मुझे बताइए, क्या ऑडिट अप्रोच होनी चाहिए कोई? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी ऑडिट अप्रोच होनी बिल्कुल है। कहता है ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम होगा, यानी क्या है, और नॉर्मल ऑडिट में भी रिस्क असेसमेंट प्लानिंग होती है, रिस्क असेसमेंट होती है।
इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट किया जाता है, एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन किया जाता है, इधर भी होगा। नॉर्मल ऑडिट में रिस्क असेसमेंट होती है, इधर भी होगी। नॉर्मल ऑडिट में कंट्रोल्स को टेस्ट किया जाता है, इधर भी कंट्रोल्स को कंसीडर किया जाएगा। नॉर्मल ऑडिट में एविडेंस ऑब्टेन किया जाता है, इधर भी एविडेंस ऑब्टेन किया जाएगा। नॉर्मल ऑडिट में रिपोर्ट दी जाती है, इधर भी रिपोर्ट दी जाएगी। ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर सिमिलर टू कमर्शियल ऑडिट का मतलब। लेकिन कह रहा है डिटेल में देखेंगे ना तो कुछ ना कुछ डिफरेंस भी है इसमें। वो डिफरेंस किस वजह से है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस की वजह से डिफरेंस है, वरना बाकी चीजें सेम है। ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम, थोड़ा सा फर्क किस चीज, कौन सी चीजें जो है कि प्लानिंग भी होगी, रिस्क असेसमेंट भी होगी, कंट्रोल्स को भी कंसीडर करेंगे, एविडेंस, यानी ये जो 5 स्टेजेस, 5 फेज, या यूं कह लीजिए कि 5 काम करने होते हैं, हमने नॉर्मल ऑडिट में करने होते हैं ना, ये 5 काम हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी करेंगे। फर्क सिर्फ क्या होगा, थोड़ा सा डिटेल में फर्क होगा बस। यहां तक बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? चलिए, हाँ, एक्सेप्टेंस एंड कंडीशंस प्रोसीजर परफॉर्म होंगे, बिल्कुल वो भी होंगे। अच्छा, जिस चीज का जिक्र कर दिया सो कर दिया, जिसका जिक्र नहीं ना किया आपने अज्यूम करना है वो नॉर्मल वाली अप्लाई होगी। यहां पे अब हमारी कोशिश होगी हम उन चीजों के ऊपर फोकस करें जो फर्क वाली है। जिस चीज का जिक्र नहीं किया आपने क्या अज्यूम कर लेना, वो सेम। आइए जरा अब देखिए, बाकी का जो लेक्चर है उसने इन्हीं स्टेजेस में डिवाइड किया है। प्लानिंग, ठीक है। रिस्क असेसमेंट होती है नॉर्मल में, रिस्क तो यहां बताएगा क्या फर्क है, प्लानिंग में बताएगा क्या फर्क है। प्लानिंग नॉर्मल ऑडिट में भी होती है, इधर भी होगी। डिस्कस क्या करेगा, फर्क, डिफरेंस। रिस्क असेसमेंट, ये रिस्क असेसमेंट नॉर्मल ऑडिट में होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी होगी। डिस्कस क्या करेगा, डिफरेंस के खास तौर पे क्या रिस्क है। नॉर्मल ऑडिट में एविडेंस कलेक्शन होती है, सॉरी कंट्रोल्स कंसीडर होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, ये डिस्कस कर रहा है। नॉर्मल ऑडिट में एविडेंस कलेक्शन होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट में होगी, ये डिस्कस कर रहा है। नॉर्मल ऑडिट में रिपोर्ट दी जाती है, ये डिस्कस कर रहा है। तो उसका मतलब हमारा बाकी का लेक्चर इन्हीं 5 पॉइंट के गिर्द घूमता है। कौन से 5 पॉइंट बोले? नॉट प्लानिंग, बोलते जाएं। शाबाश। हाँ, प्लानिंग, रिस्क, कंट्रोल, एविडेंस, रिपोर्ट। प्लानिंग, रिस्क, कंट्रोल, एविडेंस, रिपोर्ट। कह रहा सुनो, प्लानिंग में पहले क्या सीखे हम? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की पहले क्या सीखे? प्लानिंग सीखे प्लानिंग ना। आपने जब कभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करना है, सबसे पहले देखना है उसका सेक्टर कौन सा है भैया। हेल्थ सेक्टर है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन सेक्टर है, कोई स्कूल है, या कोई और चीज। डिफरेंट होते हैं ना। फाइनेंशियल सेक्टर में भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। वो क्या है, खिदमत फाउंडेशन, अल खिदमत फाउंडेशन क्या करते हैं, लोन देते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो भी है। तो सबसे पहले देखो सेक्टर कौन सा है, ये बाद में आपके काम आएगा। जो मैं आपको कह रहा हूं ना, सबसे पहले देखो किस सेक्टर का। नॉर्मली ज्यादातर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपके ख्याल में किस सेक्टर में होती है? एजुकेशन में या हेल्थ में? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, भैया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तेरा तो ऑडिट रिक्वायर्ड ही नहीं है, करवा क्यों रहा है, ये पूछना है। ऐसा ही है ना। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, वो क्या बोलेगा, कहेगा सर वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन ना आजकल कोई मनी लॉन्ड्रिंग की रेगुलेशंस आई हैं, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया। हमारा मकसद तो सिर्फ इतना था, बड़ी ईद को बकरे की खालें इकट्ठी करके ना गरीबों में तकसीम कर देते हैं, ठीक है, पैसे कुछ, और जो पैसे बच जाते हैं वो इंटरनेशनल जो गरीब हैं उनको भिजवाते हैं हम। तो गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि हम कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं,
तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगा दी है, हालांकि नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं होता, बाकी सेक्टर में रिक्वायर्ड नहीं, हमारे सेक्टर में क्या ऑडिट रिक्वायर्ड होगा। ये रीजन दे सकते हैं, या ये कह सकते हैं सर रिक्वायर्ड तो नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हम ना अपने आप को ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूट के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को जब हम दिखाएंगे आपका दिया हुआ एक एक रुपया देखे किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ और एक इंडिपेंडेंट पर्सन ने इसको वेरीफाई भी किया है, तो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर हमें डोनेशन देंगे। तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हम अपना इमेज प्रमोट करने के लिए हम कहेंगे ठीक है, जो भी पूछना जरूर है कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है। इससे हमें स्कोप भी क्लियर होता है कि क्या हमारे स्कोप में सिर्फ जो डोनेशन रिसीव हुई है और जो एक्सपेंस आउट हो रही है सिर्फ उसको हमने वेरीफाई करना है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करना है। ठीक है, पूछ लिया। एनवायरनमेंट देखा, किस इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट से क्या मुराद है, कि सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी है। फिर देखा भैया मकसद क्या ऑडिट करवाने का, किस लिए करवा रहे हो, स्टैट्यूटरी है कि नॉन स्टैट्यूटरी है। फिर लोकल रेगुलेशन के आप पे रेगुलेशन अप्लाई होती हैं। रिसेंटली कोई FATF की वजह से जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इनके ऊपर रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। आपने शायद पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि वो मदरसों की नेशनलाइजेशन के बारे में बात होती थी और कुछ एहतजाज करते थे, ऐसा ही है कि मदरसों की रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये आपने शायद सुना हो ये इशू। वो मदरसों की रजिस्ट्रेशन असल में क्या कंसेप्ट है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोगों से डोनेशन लेके चलती हैं, उनके लोकल रेगुलेशंस हो ताकि गवर्नमेंट को पता चले इनके पास कितना पैसा आ रहा है, किधर जा रहा है। अच्छी बात है कि नहीं, अच्छी बात है, लेकिन किन के लिए अच्छी बात नहीं है, और वही है, समझ गए। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेट एंड कंटेंट एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तू तो कंपनी है ही नहीं, तेरे ऊपर तो IFRS चलते ही नहीं है, तो तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फॉर्मेट के मुताबिक, IFRS के मुताबिक नहीं बनाई, किसके मुताबिक बनाई है, जो ICAP ने बताई है। ओके शाबाश, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके मुताबिक। चलें जो भी फॉर्मेट है आप देख लेंगे, डन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लिया कि ऐसा नहीं गलत फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। दूसरे लफ्जों में हम उससे इनडायरेक्टली पूछ रहे तुम्हारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, इनडायरेक्टली ये पूछ। की एरिया सुन लीजिए, प्लानिंग में आपके लिए जो सबसे अहम एरिया है जिनके ऊपर आपने खास तौर पे प्लानिंग करनी है, वो करनी है सिर्फ 2 ही एरिया है। सबसे बड़ा एरिया एक ही है, नॉट फॉर प्रॉफिट। अगर आपको कहा जाए ना कोई एक एरिया बताओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, कैश आया कहां से, हाँ लगाया कहां पे, आया कहां से, कि ये कैश कलेक्शन। और रिस्ट्रिक्टेड फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब क्या होता है, बाज़ औक़ात कुछ लोग पैसे देते हैं इस शर्त के साथ, सर ये जो मैं आपको डोनेशन तो दे रहा हूं, इससे आपने ये एक हॉस्पिटल में नया ब्लॉक ओपन करना है, सर आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन इसमें जो है वो MBA मार्केटिंग नहीं हो रहा, तो ये मैं आपको डोनेशन दे रहा हूं, ये MBA मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपने इसको लगाना है, स्पेसिफिक पर्पस। ये पता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन ये पढ़, तो वो हमारे लिए प्लानिंग में खास तौर पे मैटर कंसीडर करने वाला क्यों है भला, क्योंकि अकाउंटिंग ये कहती है कि अगर स्पेसिफिक कंडीशन अटैच हो गई तो आप उसको इनकम के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए डन, हमने देखना होता है कि अगर फंड्स रिस्ट्रिक्टेड है यानी कंडीशन अटैच है, जिसे आप स्पेसिफिक फंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फंड, तो फिर वो उसकी रिकॉर्डिंग डिफरेंट होगी, और अगर जनरल फंड है तो रिकॉर्डिंग डन। आगे चलते हैं। ऑडिट रिस्क, इसमें भी ऑडिट रिस्क बिल्कुल रिस्क होंगे। कौन कौन से ऑडिट रिस्क होंगे, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क होता है जो बाय नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हो, जैसे क्रेडिट सेल में इनहेरेंट रिस्क है, बैड डेट होगा ही होगा, इसको कोई नहीं रोक, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। जैसे आप कहते हैं नॉर्मल लॉस होता है अकाउंटिंग में कि वो लॉस होना ही होना है नेचर की ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से, उसी तरह ऑडिट में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें गलती होनी ही होनी है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से, उसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। तो उसमें कुछ इनहेरेंट रिस्क भी है। कंट्रोल रिस्क कौन से होते हैं, इंटरनल कंट्रोल का वीक होने की वजह से, इसमें किसी का कसूर नहीं है। इनहेरेंट रिस्क में रिस्क टोटल 3 तरह के होते हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क वो रिस्क होता है जो हर कंपनी में होता है लेकिन किसी का कसूर नहीं है, वो नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से है, ठीक है।
कंट्रोल रिस्क होता है जो इंटरनल कंट्रोल वीक होने की वजह, इसमें मैनेजमेंट का कसूर है। डिटेक्शन रिस्क वो है कि ऑडिट प्रोसीजर ठीक ना परफॉर्म करे, ऑडिटर मिसस्टेटमेंट ना ढूंढ सके, ये डिटेक्शन रिस्क में किसका कसूर है? तो यहां पे कह रहा है आओ पहले इनहेरेंट रिस्क देखते हैं, क्या 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 रिस्क है, क्या क्या रिस्क है अभी देख लीजिए। कह रहा भैया रिस्क है हमारे इनकम के रिस्क अलग कर दिए, एक्सपेंस के रिस्क कर दिए। इनकम के रिस्क सुने, डोनेशन बेस्ड इनकम अनप्रेडिक्टेबल है, गोइंग कंसर्न का रिस्क आएगा। बोले बात समझ आती है? क्यों भला? इनकम आ तो रही है, अगले साल आएगी। अगर चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है फिर ये रिस्क आएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई चक्कर चलाया हुआ जिससे इनकम आ रही है फिर ये रिस्क नहीं है। आई कैप की ऑडिट रिपोर्ट में क्या आपको गोइंग कंसर्न का रिस्क मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन शायद दूसरी नॉट फॉर जो चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनमें मिले। कैश कलेक्टेड बाय वॉलंटियर्स, रजाकार कैश कलेक्ट करते हैं, इसमें क्या रिस्क है भला? अपनी जेब में डाल देंगे, शाबाश। खास तौर पर जो डब्बा होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें 1000 का 5000 का नोट होता है। ऑडिट पॉइंट वैसे तो तरगीब देने के लिए होता है ना कि देखें लोगों ने बड़ी बड़ी डोनेशन दी, आप भी दें। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे ना तो आपको इसमें रिस्क नजर आएगा। क्या रिस्क है कि उसे जब पता है, जब असल में ना रजाकार रखे होते हैं क्योंकि परमानेंट स्टाफ होता नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जो कहते हैं सर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, फारिग टाइम होता होगा, नेक काम में हिस्सा लें, आप थोड़ा सा टाइम दे दिया करें गरीबों की। तो इस उम्र में वैसे ही जरा नेक काम करने का दिल ज़्यादा करता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बंदा कहता है ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, तो कहते हैं ठीक है जी चले जाते हैं। लेकिन अगर उधर 5000 का नोट नज़र आ रहा है वो रिस्क है। क्या रिस्क है? वॉलंटियर उसे मिस अप्रोप्रिएट कर सकता है। वो गले में से पैसे निकालने आते हैं ना, आपके ज़माने में तो गला होता है, हमारे ज़माने में होता था बहन भाइयों का, तो छुरी से लेके ना, छुरी की नोक से वो गले को उल्टा के उसमें से पैसे निकाल। आपने ये स्किल नहीं सीखी, इतने टैलेंटेड नहीं आप। हाँ, सुई वगैरह के जरिए से, हाँ सुई नहीं ट्राई की थी, सुई से बड़ा भारी नोट नहीं निकलता, हाँ, छुरी से निकल जाता है। हाँ हाँ पिछले, शाबाश शाबाश। तो इस तरीके से थेफ्ट का रिस्क है भाई, समझ आ गई बात। और ये भी रिस्क है कि भैया क्या सारे डोनेशन बॉक्सेस जो डिफरेंट प्लेसेस पे रखे हुए हैं, पाकिस्तान पूरे बड़े बड़े एयरपोर्ट पे रख दिए, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे रख दिए, छोटे छोटे किराने की दुकानों पे भी रख दिए, बॉक्सेस रखे होते हैं ना डिफरेंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक रिस्क तो उनके चोरी होने का है, पैसे उनमें से कुछ चोरी हो। दूसरा ये भी रिस्क है कि क्या ये एंड पे हर जगह से डोनेशन बॉक्सेस इकट्ठे कर लिए होंगे? नहीं, इतना स्टाफ ही नहीं है। तो उन्होंने हर कहा था कि भाई इस हफ्ते इस जगह से कलेक्शन करनी है, इस वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस होता है वो वॉलंटियर्स को कहता है भैया आज इस हफ्ते में आपने इस इलाके से सारे बॉक्सेस लेके आइएगा, अगले हफ्ते इस इलाके से लेके आएगा। तो ये एंड पे कंप्लीट बॉक्सेस की सारी इनकम आ जाए इनके पास, क्या ये लाजमी है? नहीं। इसीलिए हो सकता है कि हमारी इनकम कंप्लीटली रिकॉर्ड ना हो, जिसकी वजह से हमें मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़े कि इनकम कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं है। ये भी रिस्क है। एक और रिस्क भी होता है, फर्ज करो कंप्लीट इनकम रिकॉर्ड हो भी गई आपके पास, आपको कैसे पता चलेगा कंप्लीट है? नॉर्मल ऑडिट में कैसे पता चलता है इनकम कंप्लीट रिकॉर्ड हुई है कि नहीं? एविडेंस, रसीद, शाबाश, रसीद से, रसीद का टोटल मैच करते हैं कैश के साथ। क्या लोग जो डोनेशन देते हैं उनकी रसीदें भी होती हैं? नहीं होती, अक्सर की नहीं होती। जो 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 बॉक्सेस रखे होते हैं मतलब उनकी कोई रसीद, तो आपको कैसे पता चला कि जितनी इनकम है आई थी सारी की सारी रिसीव हो गई कि नहीं, आपके पास पहुंच गई कि नहीं? भाई बात भी कर रहे हैं। जो तो मेन ऑफिस होता है ना वहां पे उन्होंने वो रखा होता है रसीद बुक मेन ऑफिस में, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे जो डोनेशन है बॉक्सेस रखे हुए हैं उनकी कोई रसीद। कैमरा लगा सकते हैं, शाबाश। वो सारे दिन में 2 बंदों ने 10 रुपए डालने हैं, उसके लिए हम कैमरा लगा दें। वो कैमरे को देखेगा कौन बाद में? फिर 50 बंदे हम कैमरा देखने के लिए बैठाएंगे? नहीं, ठीक है। तो इसमें रिस्क है भाई, बात समझ आए।
क्या सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम साइड पे रिस्क है कि एक्सपेंस साइड पे भी रिस्क है? क्या रिस्क है? कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स का मतलब क्या है? कंपनी जिस डॉक्यूमेंट की बेस पे बनती है ना, उसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेकिन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिस डॉक्यूमेंट की बेस पे बनती है उसे बोलते हैं ट्रस्ट डीड। उसका कॉन्स्टिट्यूशन ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड में अगर लिखा हुआ भैया ये ट्रस्ट बनेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन बनेगी सिर्फ हेल्थ सेक्टर के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक एक रुपया किधर लगेगा? अगर कोई बहुत ही जीनियस बच्चा है, उसके पास मैट्रिक के पेपर देने की फीस नहीं है, क्या उसे फीस जमा करवा सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं करवा सकते? ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस जिस पर्पस के लिए होंगे उस बाकी किसी चाहे अच्छा पर्पस भी है नहीं करना, क्योंकि वो रजिस्टर नहीं करवाया आपने, जिस पर्पस के लिए रजिस्टर करवाया है वही करना है। और ट्रस्ट डीड में एक और कंडीशन भी हो सकती है। क्या? ट्रस्ट डीड में लिखा हो सकता है, ए भाइयों, ए ट्रस्ट चलाने वालों, माले मुफ्त दिले बेरहम वाला काम नहीं करना। ये ना हो तुम्हें लगे कि मुफ्त का पैसा आ रहा है, तो पता चला कि जी 100 मिलियन आया है, उसमें से 30 मिलियन आप लोगों ने अपनी ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस में खर्च कर दिया। नई नई गाड़ियां ले रहे हैं, एसी लगाए हुए हैं, गरीबों के बच्चों के लिए डोनेशन आई थी, खुद उड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना। तो ट्रस्ट डीड में हो सकता है लिखा हो कि एडमिन एक्सपेंसेस टोटल डोनेशन का 10% हो गए, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर ये लिखा हुआ है तो फिर रिस्क क्या है? हाँ, या तो ज्यादा कर दिए होंगे या ज्यादा करके मिसक्लासिफाई कर दिए होंगे ताकि पकड़े ना जाए। ज्यादा भी किए होंगे, ये भी रिस्क है। और फिर क्या? ज्यादा करके यानी वो एडमिन एक्सपेंस की बजाय उसे किसी डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया होगा। ठीक है कि सर ये हमने कुछ सेमिनार कंडक्ट करवाए थे, फंड रेजिंग एक्टिविटी थी, उधर खर्च हो गया सारे, हालांकि असल में क्या होगा, ऑफिस में एसी लगवाए होंगे। तो रिस्क समझ रहे हैं एक्सपेंसेस में? एक रिस्क क्या है? जिस सेक्टर के लिए रजिस्टर्ड है उसी का एक्सपेंस हो। दूसरा रिस्क क्या है? अगर एडमिन एक्सपेंसेस पे एक रोक लगा दी है, 10% से ज्यादा नहीं होंगे, तो रिस्क क्या होगा? 10% से ज्यादा मिसक्लासिफाई कर। और क्या? डोनेशन विद रिस्ट्रिक्शन। कुछ डोनेशन ऐसी है जो रिस्ट्रिक्शन के साथ आती हैं कि सर इसको बस आपने किस लिए इस्तेमाल करना है, इस पर्पस के लिए। ठीक है, क्योंकि सर वालिद साहब थे, उनको दिल का दौरा पड़ा था, हॉस्पिटल में मशीनरी नहीं थी, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था जब मेरे पास पैसे आएंगे ना हॉस्पिटल में, ये मशीनरी तो मैं जरूर रखवाऊंगा ताकि और कोई इस वजह से ना मरे। तो फिर क्या किया, ये इसलिए ये पैसे हैं डोनेशन, लेकिन याद रखे ये इसका आपने सिर्फ मशीनरी खरीदनी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? रिस्ट्रिक्टिव फंड में क्या होता है? रिस्क होता है कि उसको मिसक्लासिफाई कर लेंगे, यानी उसे किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। एज ऑडिटर हमने क्या चेक करना है? इफेक्ट ऑन ऑडिट अप्रोच का मतलब क्या है? एज ऑडिटर इस मामले में हमारी अप्रोच क्या होगी? तो एज ऑडिटर इस मामले में हमने क्या देखना है कि अगर स्पेसिफिक डोनेशन वसूल हुई है उसे लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड किया जाए, और फिर जैसे जैसे वो इस्तेमाल हुई है एक्सपेंस आउट। डन जी। इंटरनल कंट्रोल को कंसीडर, सिर्फ रिस्क असेसमेंट करनी है कि कंट्रोल्स को भी चेक करना है? कंट्रोल किन किन एरियाज में चेक करेंगे? दो ही एरियाज है बड़े, क्या है? रिसीट्स, बड़े एरियाज दो ही है कि पेमेंट ऑथोराइज आइटम्स के लिए हो और स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अगर वो स्पेसिफिक डोनेशन वाली है तो। रिकॉर्डिंग देखो, मेंबरशिप, ग्रांट और डोनेशन वर्क की ठीक रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन मेन कंट्रोल्स आपने किस चीज के देखने हैं? और मैं अभी बता देता हूं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स अमूमी तौर पे वीक होंगे, फारग होंगे। पूछे क्यों? गैस करें क्यों? नंबर 1, वॉलंटियर इस्तेमाल करते हैं, इनके पास कोई परमानेंट पढ़ा लिखा स्टाफ नहीं होता, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रखा होगा, और आपको पता है क्यों नहीं रखा होगा? अफोर्ड नहीं कर सकते, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है ना। और क्या रीजन हो सकती है? इसमें नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होगा, ऑडिट कमेटी नहीं होती जो नॉर्मल क्लाइंट में होती है। ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्टी कभी कभार ही आते हैं, क्योंकि उनको भी देखिए नॉर्मल कंपनी में डायरेक्टर्स को मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिलते हैं, यहां पे नहीं मिलेंगे।
क्यों नहीं मिलेंगे भला? नॉट फॉर प्रॉफिट। तो जहाँ पे पैसे नहीं मिलते वहाँ पे मोटिवेशन नहीं होती। तो ट्रस्टी जो होती है ना, नॉर्मल कंपनीज में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है सुपरवाइजर्स को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्टीज। तो डायरेक्टर्स तो पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग में, बल्कि ज्यादा से ज्यादा करते हैं। हर लॉ में पढ़ा होगा आपने, हर मीटिंग के पैसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रस्टी को पैसे नहीं मिलने, ला वास्ते आना उन्होंने स्वाब की नीयत से, इसलिए उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती। सेग्रीगेशन ड्यूटी भी पॉसिबल नहीं है। क्या भाई, एक काम के लिए 2 बंदे नहीं रखने, बल्कि एक बंदे से 4 का काम करवाना। सेग्रीगेशन ड्यूटी नहीं हो, क्योंकि पैसे, क्योंकि देखिए असल मकसद क्या है, खर्च कम से कम रखना। तो क्या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होगा? क्या बहुत सा स्टाफ होगा? नहीं। इसीलिए सेग्रीगेशन ड्यूटीज भी नहीं है, ये भी वीकनेस है। अब वीक ऑथराइजेशन बाय ट्रस्टीज, क्यों? ट्रस्टी रोज रोज नहीं आके बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे रोज रोज आके? ऐसे नहीं मिलना, कभी कभार आएंगे। इंटरनल डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड भी नहीं है, और लॉ ने रिक्वायर नहीं किया हुआ, और अगर एस्टेब्लिश करते हैं खुद से, कॉस्ट हैवी होगी। तो इसीलिए इन रीजन की वजह से कंट्रोल एनवायरनमेंट लाइकली टू बी। फिर भी आप अंडरस्टैंड जरूर करें, हर ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा नहीं होता। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल हो सकता है स्ट्रॉन्ग, आई कैप है, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग, लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इदारे हैं, कंट्रोल्स लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जैसे इसकी रेलिवेंट एग्जांपल शौकतखाना हॉस्पिटल की एग्जांपल है, कराची शिफा की एग्जांपल है। वो इतना सेटअप चला रहे हैं, अगर आप जाएं इंटरेक्शन हो तो आपको लगता है कि सिस्टम उनका अच्छा है, ठीक है। तो हर जगह पे कंट्रोल वीक हो लाजमी नहीं है, लेकिन नॉर्मली लाइकली टू बी वीक। ऑब्टेनिंग एविडेंस, एविडेंस कैसे ऑब्टेन करना है? क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल के जरिए से होगा कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर के जरिए से? सब्सटेंटिव प्रोसीजर के जरिए से। इज ग्रेटर देन सिस्टम टेस्टिंग का मतलब है सब्सटेंटिव प्रोसीजर के जरिए से एविडेंस मिलेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टेस्ट करने से एविडेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सिस्टम टेस्टिंग से मुराद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की टेस्टिंग है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है। ये ग्रेटर का मतलब क्या है? प्रेफरेंस इसको देनी है, इसको नहीं देनी। ये अप्रोच अलग है, ये अप्रोच अलग है। ये क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर से एविडेंस हासिल करना। और ये क्या है? सब्सटेंटिव के साथ साथ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी टेस्ट करना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से टेस्टिंग क्यों नहीं कर सकते? कह रहा है दूसरा एविडेंस ऑब्टेन करते हुए आपको एक प्रॉब्लम आएगी, कंप्लीटनेस ऑफ इनकम। ये वेरीफाई करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि इनकम वेरीफाई करने के लिए आपके पास एविडेंस नहीं है, रसीदें नहीं है। तीसरा एविडेंस कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, मिस यूज डिडक्शन। आपने डिडक्ट करना होगा, फंड्स दाएं बाएं तो नहीं हो रहे, डाइवर्ट तो नहीं हो रहे, क्योंकि शेयर होल्डर होते हैं ना, साल बाद एजीएम होती है, वो 1-1 रुपए का हिसाब रखते हैं, पैसे कितने आए, किधर गए, क्यों गए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या आपने कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन लाजमी दी होगी? क्या उसके बाद उससे पूछा भैया मेरे पैसों का क्या किया है? नॉर्मली 99% लोग नहीं पूछते, लेकिन किसी को तो पूछना चाहिए। मैनेजमेंट से पैसे कितने, वो कौन पूछेगा? ऑडिटर। मिस यूज के फंड्स मिस यूज तो नहीं हो रहे, क्योंकि आप टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म नहीं कर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ये बात तय हो गई। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में 2 तरह के प्रोसीजर होते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल। गैस करें यहाँ पे कौन से प्रोसीजर लगेंगे? एनालिटिकल। क्यों टेस्ट ऑफ डिटेल क्यों नहीं लगेंगे भला? क्योंकि टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे नहीं होंगे। टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब क्या था? डिटेल में डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, वो तो होंगे नहीं। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ये तय है, लेकिन कौन से वाले? एनालिटिकल। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कर लो ओवरऑल। रिपोर्टिंग फेज, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो कौन सी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट यूज करना है जो लॉ ने दिया होगा, और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो कौन सा रिपोर्ट फॉर्मेट यूज करना है जो आईएसएस ने दिया है। सिंपल। रिपोर्टिंग फेज में क्या फैसला करना है आपने? स्टैट्यूटरी ऑडिट है, अगर लॉ रेगुलेट कर रहा है तो लॉ का फॉर्मेट, और अगर वॉलंटरी ऑडिट है तो डन।
एंड पे क्विकली छोटा सा कि प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ लिंक करता हूँ, कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, फिर उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं। हमारा एक क्लाइंट था, हॉस्पिटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल था, एफबीआर से प्राइवेट हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट से उन्होंने लैंड ली थी। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा लैंड हम देते हैं, बिल्डिंग शिल्डिंग आप बनाइएगा लोगों से पैसे इकट्ठे करके। 99 ईयर्स की लीज पे उन्होंने लैंड दी, लेकिन और साथ ही उस हॉस्पिटल ने एफबीआर से एग्जेम्पशन भी ले ली कि सर हमारी जो भी एक्टिविटीज होगी ना उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं कटेगा। एफबीआर ने भी कहा ठीक है, वो ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड हुई थी, गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन की थी उसकी ट्रस्ट के तौर पे, एफबीआर ने भी एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन उसकी एक कंडीशन थी एफबीआर की कि आपने हर साल ऑडिट करवा के हमें जमा करवाना है ताकि हमें पता चले कि आप वाकई ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सही काम कर रहे हो। इस वजह से वो ऑडिट करवाते थे। तो मुझे बताइए, और वो हॉस्पिटल था, लोगों से डोनेशन लेता था। लोगों से क्या लेता था? डोनेशन लेता था। तो बताइए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? किस सेक्टर में? चैरिटी है या नॉन चैरिटी है? लोगों से डोनेशन ले रहे हैं, ठीक है जी। इसमें बताइए रिस्क कौन कौन सा है? क्या गोइंग कंसर्न का रिस्क है? यहां तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक है। अच्छा, जो डोनेशन कलेक्ट करते थे उसके 2-3 मोड थे। एक मोड था कि बैंक अकाउंट दिए हुए थे उन्होंने, यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट करवा सकते हैं। एक था हॉस्पिटल आके खुद भी आप पैसे रसीद करवा सकते हैं। किस में रिस्क ज्यादा है भला? क्योंकि वो डुप्लीकेट रसीद भी बना देते हैं बाज़ औक़ात। एक जेन्युइन, आपको पता है रसीद बुक बनाना बहुत आसान है। अनार उर्दू बाजार चले जाएं, वो आपको एग्जैक्ट वो क्या शनाख्ती कार्ड डुप्लीकेट बन जाता है पाकिस्तान में, ये तो फिर रसीद बुक है। तो इसलिए उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। स्टैंप भी बना देते हैं वो वाकफियत वाले, तो रिस्क ज़्यादा था। बहरहाल असल में उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी था, हॉस्पिटल के साथ प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट भी था, मेडिकल कॉलेज। आपको अंदाजा होगा कि हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड होते हैं। वहां से वो पैसे लेते थे और हॉस्पिटल को डोनेशन, पूरा साल हैवी लाखों में फीसें जमा करते थे। साल के एंड पे वो मेडिकल कॉलेज क्या करता था भला, ग्रुप तो एक ही था, हॉस्पिटल को सारी डोनेशन दे देता था, जिससे हॉस्पिटल को सपोर्ट हो जाती थी। बताइए अब आपके ख्याल में इसकी हॉस्पिटल की ऑडिट रिपोर्ट में हमने गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा ऐड किया होगा कि नहीं किया होगा? शाबाश, क्यों नहीं किया? उनका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम था, ठीक है। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल बताइए स्ट्रॉन्ग है कि वीक? लाइकली टू बी वीक। वहां पे कोई ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं था, ठीक है। अकाउंटेंट थे, 2 थे, एक हॉस्पिटल का अलग अकाउंटेंट रखा हुआ था उन्होंने और कॉलेज का अलग रखा हुआ था, लेकिन वो कोई नॉन क्वालिफाइड थे। तो सिस्टम मॉडरेट था, बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत फारिग भी नहीं था। अच्छा, वाकया ये हुआ कि उन्हीं दिनों में वो 2006 में गालबन ज़लज़ला आया था, है ना, पाकिस्तान के शुमाली इलाके 5 में। तो जब ज़लज़ला आया तो लोगों ने डोनेशन दी। उन्होंने एक अलग से कैंपेन स्टार्ट करवाई कि सर ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद, उसके लिए बैंक अकाउंट भी अलग खोला। मुझे बताइए इसमें क्या रिस्क है कि जो डोनेशन स्पेसिफिकली अर्थक्वेक विक्टिम के लिए आई है, जनरल पर्पस। तो हमने उस पिछले ऑडिट में एक ही कॉलम था हमारा इनकम एक्सपेंस का, इस ऑडिट में ना, उस साल के ऑडिट में 2 कॉलम बने, एक अर्थ के विक्टिम फंड वाला अलग, उसमें जो पैसे आते थे वो हम इंश्योर अलग करते और उनकी यूटिलाइजेशन को चेक करते थे, ये उसी जगह पे इस्तेमाल हो वहां पे। ये कौन सा एग्जांपल थे? स्पेसिफिक फंड, रिस्ट्रिक्टेड की यूटिलाइजेशन हमने चेक की, ठीक है जी। तो कुछ अंदाजा हुआ आपको कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के रिस्क आ सकते हैं और आपकी ऑडिट अप्रोच क्या होगी। चलिए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, होम असाइनमेंट के तौर पे दिए गए, वो लाजमी आपने अटेम्प्ट करने। डन जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।